वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल जस्टिस एंड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स फ्रॉम द अक्टूबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो चलिए आज सोशल जस्टिस के टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट के कुछ अंश हैं जो ग्लोबल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशल जस्टिस की स्थिति को एनालाइज करते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये एक ही समय में हमें उम्मीद भी देती है और कुछ गंभीर चिंताएं भी सामने लाती है। बिल्कुल, तो लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले ग्लोबल लेवल पर क्या अचीवमेंट्स हुई हैं उन पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बहुत पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। हाँ, जैसे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी 1995 में ये 39% थी 39%, काफी ज्यादा। और 2025 तक अनुमान है कि ये घटकर सिर्फ 10% रह जाएगी। 20 सालों में इतनी बड़ी गिरावट, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है वर्किंग पॉवर्टी। सही कहा। वर्किंग पॉवर्टी मतलब काम करने के बावजूद गरीब रहना। वो 28% से घटकर अब सिर्फ 7% पर आ गया है। What's fascinating here is कि देशों के बीच की इनइक्वालिटी भी कम हुई है। इसका क्या कारण है? इसका जो मेन रीजन है वो है मिडिल इनकम कंट्रीज में बढ़ती प्रोडक्टिविटी। आप देखिए, जब भारत और चीन जैसी बड़ी इकोनॉमीज ग्रो करती हैं तो उसका असर ग्लोबल नंबर्स पे साफ दिखता है। अच्छा, और सोशल प्रोटेक्शन के फ्रंट पे भी एक माइलस्टोन है, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है। हाँ, ये तो हिस्टोरिकल है। दुनिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब हर 2 में से एक व्यक्ति अब कम से कम एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर कवर्ड है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जेंडर इक्वालिटी में क्या प्रोग्रेस है? इसमें प्रोग्रेस धीमी है पर है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी एलएफपी में जेंडर गैप 2005 में 26 परसेंटेज पॉइंट्स का था। अब 2025 तक ये 24 परसेंटेज पॉइंट्स तक आ गया है। और चाइल्ड लेबर में तो बहुत बड़ी गिरावट है। 1995 में 20.6% से 2024 तक सिर्फ 7.8%। ये ग्लोबल पिक्चर तो वाकई काफी सकारात्मक लग रही है। अब भारत की बात करते हैं। इंडिया के नंबर्स तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। हाँ बिल्कुल। एक्सट्रीम पॉवर्टी 2011-12 में 16.2% थी, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 2.3% रह गई है। जस्ट 2.3%। दिस इज अ मैसिव ड्रॉप। एक दशक में इतनी बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालना। ये आंकड़ा हमारी पॉलिसी मेकिंग की सक्सेस को दिखाता है। और इसी के साथ एक और बहुत ही शानदार अचीवमेंट है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। हाँ, ये आंकड़ा तो मैंने भी देखा था। 2017-18 में ये सिर्फ 23.3% था। और 2023-24 में ये बढ़कर 41.7% हो गया है। 41.7%, मतलब लगभग दोगुना। हाँ, ये एक जबरदस्त उछाल है और ये दिखाता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के फ्रंट पे काफी कुछ बदल रहा है। और क्या की हाइलाइट्स इंडिया के लिए? सोशल प्रोटेक्शन कवरेज में भी बहुत सुधार हुआ है। 2015 में सिर्फ 19% था 19%। और 2025 तक अनुमान है कि ये 64.3% हो जाएगा। मतलब भारत की 2/3 आबादी अब किसी न किसी सोशल सेफ्टी नेट के दायरे में है। और इनइक्वालिटी के बारे में क्या? जिनी स्कोर का भी जिक्र है रिपोर्ट में। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। इंडिया इनकम इनइक्वालिटी में ग्लोबली 4th रैंक पर है 25.5 के जीनी स्कोर के साथ। एक मिनट, मैं जीनी स्कोर को थोड़ा समझा देती हूँ। हाँ जरूर। ये 0 से 100 के बीच का एक पैमाना है। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी और 100 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो 25.5 का स्कोर दिखाता है कि भारत में आय की समानता कई दूसरे विकासशील देशों से बेहतर है। अच्छा, और बेसिक सर्विसेज का एक्सेस? उसमें जल जीवन मिशन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसके तहत 15.72 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल जस्टिस अचीवमेंट है। अचीवमेंट्स तो हमने देख लिए, बट द पिक्चर इजंट ऑल रोजी। अब चैलेंजेस पर आते हैं। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के फ्रंट पर क्या कंसर्न्स है? सबसे बड़ा कंसर्न तो वेज गैप है। 2025 तक भी महिलाएं पुरुषों की कमाई का औसतन सिर्फ 78% कमा रही हैं। 78%? और जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, इस गैप को भरने में 50 से 100 साल लग सकते हैं। 50 से 100 साल, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसके अलावा 138 मिलियन बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर में हैं और उनमें से आधे हैजर्डस वर्क में हैं। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं। फोर्स लेबर का भी आंकड़ा बढ़ा है। हाँ, ये एक और चिंता की बात है। 2016 से 2021 के बीच फोर्स लेबर 24.9 मिलियन से बढ़कर 27.6 मिलियन हो गया है। ये तो ह्यूमन राइट्स की बात हुई। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या? This raises an important question about structural inequality. देखिए, जब दुनिया के टॉप 1% लोग 20% इनकम और 38% वेल्थ कंट्रोल करते हों, तो अवसरों की समानता कैसे होगी? बिल्कुल। और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 58% इनफॉर्मल है। मतलब आधे से ज्यादा वर्कफोर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हाँ,
और जब आज भी दुनिया में 4 में से 1 व्यक्ति को साफ पीने का पानी नहीं मिलता, तो हम अवसर की समानता की बात कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं। रिपोर्ट में एक और कॉन्सेप्ट है फेयर ट्रांजिशंस। इसके क्या चैलेंजेस हैं? फेयर ट्रांजिशंस का मतलब है कि जब हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी बड़े बदलावों से गुजरें, तो उसका बोझ सबसे कमजोर तबके पड़ना पड़े। इसमें 3 ट्रांजिशंस की बात है। अच्छा। पहला है एनवायरमेंटल ट्रांजिशन। जैसे 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग लिमिट करने की पॉलिसी से फॉसिल फ्यूल सेक्टर में करीब 6 मिलियन जॉब्स का नुकसान हो सकता है। तो चुनौती यह है कि इन लोगों का क्या होगा? बिल्कुल। दूसरा है डिजिटल ट्रांजिशन। जेनरेटिव एआई जैसी टेक्नोलॉजीज लगभग 25% जॉब्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। 25%? जी ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। और तीसरा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें लो इनकम देशों के सामने जॉब क्रिएशन की चुनौती है, तो हाई इनकम देशों के सामने एजिंग वर्कफोर्स की। तो इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? पहले ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं। ग्लोबल लेवल पर कई फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे आईएलओ का ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस 2023, डिसेंट वर्क एजेंडा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, SDGs की इसी का हिस्सा है? हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और G20 का ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ये सब एक इंटरनेशनल कमिटमेंट दिखाते हैं। और भारत में? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का अप्रोच मल्टी प्रोंग्ड है। इसे हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ओके। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। हमारे प्रियम्बल में ही जस्टिस की बात है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, और डीपीएसपीज में आर्टिकल 28 एक जस्ट सोशल ऑर्डर की बात करता है। राइट। दूसरा है लेजिस्लेटिव मेजर्स, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। मतलब कानून बनाकर अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, जिसमें NCSC, NCST, NCW, NHRC जैसी नेशनल कमीशंस आती हैं। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा विजिबल है, वो है वेलफेयर स्कीम्स। सही कहा। PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, MGNRAGA, PM गरीब कल्याण अन्ना योजना, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट देती हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब को देखते हुए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? रिपोर्ट 3 मेन एरियाज पर फोकस करने का सुझाव देती है। पहला है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग को मजबूत करना होगा, मिनिमम वेज को लिविंग वेज मॉडल की तरफ ले जाना होगा। एक मिनट, लिविंग वेज और मिनिमम वेज में क्या फर्क है? ये समझना जरूरी है। अच्छा सवाल है। देखिए, मिनिमम वो है जो बस बुनियादी जरूरतों के लिए काफी हो, रोटी, कपड़ा, मकान। ओके। जबकि लिविंग वेज वो मजदूरी है जो एक व्यक्ति को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और कुछ बचत भी शामिल हो। समझ गया। तो पहला हुआ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। इसमें एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज यानी ALMPs पर जोर देना होगा, जैसे ट्रेनिंग और स्किलिंग प्रोग्राम्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज करना। हाँ, और MGNREGA जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को और एक्सपैंड करना। और तीसरा है फेयर ट्रांजिशंस। बिल्कुल। एनवायरमेंटल ट्रांजिशन के लिए रिन्यूएबल जॉब्स में इन्वेस्ट करना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के लिए एंटी एज डिस्क्रिमिनेशन लॉज लाना, और डिजिटल ट्रांजिशन के लिए AI रेडीनेस पर फोकस करते हुए लार्ज स्केल रीस्किलिंग करना। तो सोशल जस्टिस की डिस्कशन फूड सिक्योरिटी के बिना अधूरी है। और हमारा अगला टॉपिक इसी से जुड़ा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। हाल ही में आई इस रिपोर्ट में इंडिया को सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर में रैंक किया गया है। हाँ, और यहीं पर वो पैराडॉक्स और भी गहरा हो जाता है, जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। एक तरफ गरीबी घट रही है, पर भूखमरी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सबसे पहले GHI को ही समझ लेते हैं। ये है क्या और इसे कौन निकालता है? इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे, ये 2 संस्थाएं मिलकर रिलीज करती हैं। इसका पर्पस न्यूट्रिशन और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स का उपयोग करके ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल्स पर हंगर को ट्रैक करना है। और इसे मेजर कैसे करते हैं? इसके इंडिकेटर्स क्या? इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं। पहला, अंडर नरिशमेंट, यानी जनसंख्या में कैलोरिक इनटेक की कमी। ठीक है। दूसरा, चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एज के हिसाब से हाइट का कम होना, जो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन दिखाता है। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हाइट के हिसाब से वेट का कम होना, ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन का संकेत है। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। इसका मतलब 4 में से 3 इंडिकेटर्स तो सीधे सीधे बच्चों के हेल्थ पर हैं। बिल्कुल। और यही इसकी एक बड़ी आलोचना भी है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। इसका स्कोर 0 से 100 के स्केल पर होता है, जहां हायर स्कोर का मतलब हंगर की वर्स्ट सिचुएशन है। हाँ, और कैटेगरीज है लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या है? ये आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं। हाँ है। इंडिया की रैंक 123 देशों में 102 है और स्कोर 25.8 है, जो हमें सीरियस कैटेगरी में रखता है। हर 3 में से एक बच्चा स्टंटेड है। बिल्कुल। और 172 मिलियन लोग अंडरनरिश्ड हैं, और 2016 से ये संख्या 13.5 मिलियन बढ़ी है। संख्या बड़ी है, ये तो और भी ज्यादा चिंता की बात है। हाँ, इसके पीछे इंटरजेनरेशनल मैलन्यूट्रिशन,
पुअर मैटरनल हेल्थ और इनइक्वालिटी जैसे गहरे स्ट्रक्चरल कारण हैं। और ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? ग्लोबल पिक्चर भी चिंताजनक है। SDG 2 यानी जीरो हंगर बाय 2030 का लक्ष्य अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। 56 देश तो लो हंगर भी अचीव करने के ट्रैक पर नहीं है। और ग्लोबल स्कोर? ग्लोबल स्कोर 18.3 है, जो मॉडरेट कैटेगरी में है और 2016 से मामूली सा ही बेहतर हुआ है। वर्स्ट रीजन्स अफ्रीका और साउथ एशिया है और ड्राइवर्स वही हैं: कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट शॉक्स एंड इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी। हंगर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? मतलब ये सिर्फ एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक इकोनॉमिक और सोशल मुद्दा भी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की 45% मौतें अंडर न्यूट्रिशन से जुड़ी हैं। 45%? ये लेबर प्रोडक्टिविटी और GDP ग्रोथ को कम करता है, पब्लिक हेल्थ पर बोझ डालता है और बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को खराब करता है। और सबसे बढ़कर ये राइट टू फूड का उल्लंघन है। लेकिन GHI की मेथोडोलॉजी पर कुछ सवाल भी उठाए जाते हैं। एस्पायरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है टू हैव अ बैलेंस्ड व्यू। हाँ बिल्कुल। GHI की 3 मुख्य आलोचनाएं हैं। पहली, जैसा हमने पहले भी कहा, ये चाइल्ड फोकस्ड है। 4 में से 3 इंडिकेटर्स सिर्फ बच्चों पर हैं, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है। दूसरी आलोचना है फॉल्टी स्टंटिंग इंडिकेटर को लेकर। कुछ रिसर्च बताती है कि स्टंटिंग जेनेटिक फैक्टर्स से भी हो सकती है, तो इसे सिर्फ हंगर का इंडिकेटर मानना शायद सही नहीं है। और तीसरी आलोचना आउटडेटेड डेटा को लेकर है। ये NFHS सर्वेस पर निर्भर करता है, जो ईयरली अपडेट्स नहीं देते। तो जो रैंकिंग हमें दिखती है वो रियल टाइम सिचुएशन नहीं होती। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया में हंगर से निपटने के लिए कौन सी की इनिशिएटिव्स हैं? भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए PMGKY यानी फ्री फूड ग्रेन्स और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये तो एक्सेस और अवेलेबिलिटी पर फोकस करते हैं। हाँ, फिर मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान, PM मातृवंदना योजना और ICDS है। और फूड क्वालिटी के लिए ईट राइट मूवमेंट है, जो सेफ और हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करता है। इनिशिएटिव्स तो बहुत हैं, लेकिन GHI स्कोर बताता है कि इंप्लीमेंटेशन में अभी भी गैप्स हैं। तो जीरो हंगर के लक्ष्य को पाने के लिए आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड मल्टी सेक्टोरल होना चाहिए। सबसे पहले गवर्नेंस। फूड सिक्योरिटी को चैरिटी नहीं बल्कि एक राइट समझना होगा। राइट बेस्ड अप्रोच। बिल्कुल। दूसरा, फाइनेंसिंग। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में फंडिंग कट्स को रिवर्स करना होगा। अक्सर इकोनॉमिक स्लोडाउन में सबसे पहले सोशल सेक्टर पर ही असर पड़ता है। और फूड सिस्टम्स के स्तर पर? हमें रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स बनाने होंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना होगा। वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करना होगा, क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है। एक लोकलाइज्ड अप्रोच की भी बात की जाती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन को हेल्थ, एजुकेशन और वॉश यानी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के साथ इंटीग्रेट करना होगा। ये काम टॉप डाउन अप्रोच से नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ और मेजर्स? हाँ, सोशल सेफ्टी नेट्स को और मजबूत करना होगा। फूड लॉस और वेस्ट को कम करना होगा, जो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। और स्मॉल फार्मर्स के लिए मार्केट एक्सेस सुधारना होगा। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि सोशल जस्टिस और हंगर आपस में जुड़े हुए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। इनके लिए पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और क्लाइमेट स्ट्रेस जैसे मुद्दों पर एक साथ काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अचीविंग जीरो हंगर रिक्वायर्स रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन सिस्टम्स एंड अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एंड नेशनल कमिटमेंट। ये सिर्फ खाना उगाने का मामला नहीं है, ये खाने तक पहुंच, उसे खरीदने की क्षमता और पोषण को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, इन सब का मामला है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS पर आधारित है। इसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जारी किया है। सबसे पहले, ये CRS सिस्टम है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम देश में होने वाले हर जन्म, हर मृत्यु और स्टिल बर्थ का एक कानूनी और स्थायी रिकॉर्ड है। अच्छा। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के तहत काम करता है। इसे आप देश का एक तरह से फाउंडेशनल डेटाबेस समझ सकते हैं। फाउंडेशनल डेटाबेस? हाँ, मतलब इसी डेटा से हमारी पॉपुलेशन पॉलिसीज बनती हैं, इलेक्टोरल रोल्स तैयार होते हैं और जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए बेनिफिशियरीज की पहचान होती है। राइट। और हाल ही में 2023 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट भी हुआ है, जिसने पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं डिजिटल फर्स्ट बना दिया है। अच्छा, डिजिटल फर्स्ट। जी, अब जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन डिजिटली होगा और एक नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेस तैयार होगा। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के लिए ये एक गेम चेंजर है। मतलब अब सारा डेटा रियल टाइम में उपलब्ध होगा। तो इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात क्या निकल कर आई है? मैंने सुना है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यही इस रिपोर्ट का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है। राष्ट्रीय स्तर पर सेक्स रेशियो एट बर्थ, जिसे हम SRB कहते हैं, वो 928 है। यानी 1000 लड़कों पर 928 लड़कियां। जहां ये आंकड़ा 1085 है, जो कि एक शानदार बात है। 1085? दैट्स इनक्रेडिबल, है ना? लेकिन दूसरी तरफ झारखंड है, जहां ये सिर्फ 899 है। 899? जी, ये 186 पॉइंट्स का अंतर दिखाता है कि भारत में एक ही मुद्दे पर कितनी अलग-अलग सामाजिक सच्चाइयां हैं। 1085 और 899, ये वाकई बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ऐसा क्यों है?
एक ही देश में इतना बड़ा फर्क किस वजह से हो सकता है? क्या ये सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की सफलता या असफलता का मामला है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो बेहतर एसआरबी है वो वहाँ की जनजातीय समाजों की वजह से हो सकता है, जहाँ महिलाओं की स्थिति पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। अच्छा। वहीं झारखंड जैसे राज्यों में गहरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की समस्याएं, ये सब हो सकती हैं। और ये चीजें प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देती हैं। तो ये सिर्फ एक स्कीम की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि नेशनल पॉलिसीज को लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ढालना कितना जरूरी है। और ये जो पॉइंट है, ये जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस और गवर्नेंस से जुड़े सवालों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही कहा। ये तो हुई चिंता की बात, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी खबर भी है ना, खासकर रजिस्ट्रेशन के स्तर पर। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि है। देश में बर्थ रजिस्ट्रेशन का स्तर 98.4% और डेथ रजिस्ट्रेशन का 97.2% तक पहुंच गया है। ऑलमोस्ट 100%। एग्जैक्टली 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो 100% जन्म रजिस्टर हो रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जमीनी स्तर पर कितना मजबूत हुआ है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन में भी एक जेंडर गैप है। मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पुरुषों का रजिस्ट्रेशन महिलाओं से ज्यादा हुआ है। जब रजिस्ट्रेशन लगभग 100% है, तो ये छोटा सा गैप क्या इशारा करता है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करता है। क्या? हमारे समाज में मौजूद परसिस्टेंट बायस। देखिए, जब ओवरऑल रजिस्ट्रेशन इतना ज्यादा हो, तब भी पुरुषों का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा होना ये दिखाता है कि शायद आज भी बेटे के जन्म को रजिस्टर कराने को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, या उसे ज्यादा जरूरी समझा जाता है। बिल्कुल, हो सकता है कि कई परिवारों में बेटी के जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना उतना जरूरी ना समझा जाता हो। ये एक छोटा सा डेटा पॉइंट है, पर यह मानसिकता पर एक बड़ी टिप्पणी है। इंटरेस्टिंग। और जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के ट्रेंड्स के बारे में क्या कोई खास पैटर्न देखने को मिला है इस बार? हाँ, कुछ दिलचस्प ट्रेंड्स हैं। 2022 की तुलना में रजिस्टर्ड बर्थ्स में 0.9% की मामूली कमी आई है, जबकि रजिस्टर्ड डेथ्स में 0.1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। ओके। एक और पैटर्न है कि शहरों में जन्म ज्यादा रजिस्टर हुए और गांव में मृत्यु। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात सामने आई है, वो है इन्फेंट डेथ्स, यानी शिशु मृत्यु में वृद्धि। शिशु मृत्यु में वृद्धि? जी, 2022 की तुलना में 2023 में इन्फेंट डेथ्स के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। एक मिनट, जहां एक तरफ हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है, वहीं शिशु मृत्यु के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये तो हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रेड फ्लैग है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि हम डेटा तो अच्छा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यानी हेल्थ आउटकम्स वो अभी भी एक चुनौती है। और यही चिंता हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए और क्या कर रहे हैं। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि हमारी अगली रिपोर्ट इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी की चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बच्चों से जुड़े कई इंडिकेटर्स को ट्रैक करती है। तो सीआरएस रिपोर्ट में जहां शिशु मृत्यु पर चिंता जताई है, क्या ये रिपोर्ट कोई उम्मीद की किरण दिखाती है? हाँ, ये रिपोर्ट एक ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर पेश करती है, खासकर जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखते हैं। ये रिपोर्ट पॉलिसी मेकर्स के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन एस्पिरेंट्स के लिए ये जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और पेपर 2 में सोशल जस्टिस से जुड़े सवालों के लिए गोल्ड माइन है। अच्छा, मतलब इसमें काफी डेटा होगा। बहुत सारा डेटा है जिसे सीधे आंसर्स में कोड किया जा सकता है। तो हेल्थ इंडिकेटर से ही शुरू करते हैं। इस मोर्चे पर क्या प्रगति हुई है? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR, जो सीआरएस रिपोर्ट में एक चिंता का विषय था, हाँ। अगर हम उसका लंबा ट्रेंड देखें तो वो 2011 में प्रति 1000 44 था, जो 2023 में घटकर 25 हो गया। 44 से 25, दैट्स अ ह्यूज ड्रॉप। ह्यूज ड्रॉप। इसी तरह अंडर 5 मोर्टालिटी रेट UFMR भी 2022 में 30 से घटकर 2023 में 29 पर आ गया है। तो ये गिरावट एक बहुत बड़ी सफलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीआरएस रिपोर्ट में जो इन्फेंट डेथ्स में वृद्धि दिखी, वो शायद एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नीचे की ओर ही है। एग्जैक्टली। इस शानदार गिरावट के पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई चीजों का मिलाजुला असर है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में बढ़ोतरी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे टीकाकरण अभियान, पोषण अभियान भी होगा इसमें। बिल्कुल, पोषण अभियान जैसी पोषण योजनाएं और स्वच्छ भारत मिशन जैसे स्वच्छता अभियानों ने मिलकर काम किया है। राइट। बर्थ रेट का आंकड़ा भी दिलचस्प है। भारत का ओवरऑल बर्थ रेट 18.4 प्रति 1000 है, लेकिन ग्रामीण भारत में यह 20.3 है और शहरी भारत में सिर्फ 14.9। अच्छा, ये अंतर क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अलग अलग गति से हो रहा है। समझ गई। स्वास्थ्य के बाद अब शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ तो खबरें काफी अच्छी लग रही हैं, खासकर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में। बिल्कुल, एजुकेशन फ्रंट पर तो कमाल की खबर है। ड्रॉप आउट रेट्स यानी बच्चों का स्कूल छोड़ना हर लेवल पर बहुत तेजी से कम हुआ है। हर लेवल पर? जी। सबसे बड़ी बात सेकेंडरी लेवल की है, जहां बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ते थे। वहां भी ये आंकड़ा 13.8% से घटकर 8.2% पर आ गया है। वाओ, 13.8 से 8.2। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इससे भी बड़ी उपलब्धि है जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी GPI में। स्कूलिंग के सभी स्तरों, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी,
पर हमने जेंडर पैरिटी हासिल कर ली है। जेंडर पैरिटी हासिल कर ली है, इसका मतलब क्या? लड़कियों और लड़कों की संख्या स्कूलों में लगभग बराबर है। और क्या? क्या इसका ये भी मतलब है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और अवसर भी बराबर हो गए हैं? देखिए, संख्या के मामले में तो बिल्कुल बराबर है, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। इसका श्रेय समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को जाता है, जिसने स्कूलों तक पहुंच और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर ध्यान दिया। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 और गोल 5 की दिशा में एक बड़ी छलांग है। राइट। लेकिन आपका सवाल बहुत वाजिब है। पैरिटी इन नंबर्स का मतलब हमेशा पैरिटी इन आउटकम्स नहीं होता। अभी भी ये सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि लड़कियों को लड़कों के बराबरी सीखने के मौके, बेहतर शिक्षक और आगे बढ़ने के अवसर मिले। पर पहला कदम यानी उन्हें स्कूल तक लाना, उसमें हम सफल हुए हैं। ये भी बड़ी बात है। और दूसरे सामाजिक संकेतकों जैसे बाल विवाह के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? वहां भी बहुत सकारात्मक बदलाव हैं। चाइल्ड मैरिज यानी 20 से 24 साल की वो महिलाएं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी, उनका प्रतिशत 2015-16 में 26.8% था, जो 2019-21 में घटकर 23.3% हो गया है। गिरावट तो है, पर थोड़ी धीमी है। धीमी लग सकती है, लेकिन ये एक बहुत गहरी सामाजिक जड़ वाली समस्या है, इसलिए ये सुधार भी महत्वपूर्ण है। अडॉप्शंस की संख्या भी बढ़ी है, जो दिखाता है कि समाज में बच्चों को गोद लेने को लेकर स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर बच्चों की सेहत और शिक्षा में हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी आदत है जो युवाओं को अपनी चपेट में लेती है और पूरे देश के लिए एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, वो है तंबाकू। बिल्कुल। WHO की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन टोबैको यूज आई है। इसमें भारत की कहानी कैसी है? इसमें भारत की कहानी एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी के तौर पर उभर कर आ रही है। अच्छा। हाँ, पहले वैश्विक संदर्भ समझ लेते हैं। दुनिया भर में तंबाकू का सेवन कम हो रहा है। 2010 में 26.2% वयस्क इसका सेवन करते थे, जो 2024 में घटकर 19.5% हो गया है। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी दुनिया में हर 5 में से एक वयस्क तंबाकू का सेवन करता है। और एक नया खतरा तेजी से बढ़ रहा है, ई सिगरेट्स का, जिसके 100 मिलियन से ज्यादा ग्लोबल यूजर्स हैं, खासकर युवाओं में। और इस ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ खड़ा है? हमारे यहाँ तो तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। संख्या वाकई बहुत बड़ी है। भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के करीब 24.48 मिलियन लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असली कहानी इस संख्या में नहीं, बल्कि इसमें आ रही कमी की रफ्तार में है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2010 से 2025 के बीच भारत में तंबाकू के उपयोग में 43% की जबरदस्त कमी आएगी। 43%? जी, ये WHO के 30% के ग्लोबल टारगेट से कहीं ज्यादा है। भारत उन कुछ देशों में से है जो WHO के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी NCD टारगेट को हासिल करने की राह पर है। 43% की कमी, ये तो अविश्वसनीय है। इस सफलता के पीछे क्या राज है? ऐसा क्या किया भारत ने जो इतना बड़ा बदलाव आया? भारत की सफलता का राज किसी एक जादू की छड़ी में नहीं, बल्कि एक हल्ला बोल रणनीति में है। हल्ला बोल मतलब सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। इसे हम मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कहते हैं। पहला, कॉटपा एक्ट 2003 जैसा मजबूत कानून। हाँ, जो पब्लिक स्मोकिंग और एडवर्टाइजिंग को रोकता है। बिल्कुल। दूसरा, हेल्थ वार्निंग रूल्स 2022 के तहत पैकेट पर बड़ी और डरावनी सचित्र चेतावनियां। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि ग्राफिक होती हैं, जो ज्यादा असर करती हैं। राइट। तीसरा, जमीनी स्तर पर नेशनल टबाको कंट्रोल प्रोग्राम, जिसने जागरूकता भी फैलाई और तंबाकू उत्पादों की सप्लाई भी कम की। और चौथा और सबसे निर्णायक कदम था प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स एक्ट 2019। इसने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स मतलब एंड्स को भारत में पनपने से पहले ही पूरी तरह बैन कर दिया। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य तंबाकू की फसल के बारे में भी है। एक तरफ हम इसका सेवन कम करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इसके सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। हाँ, और यही भारत की पॉलिसी मेकिंग का एक बड़ा इकोनॉमिक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स? हाँ, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में लाखों किसानों की आजीविका इसी पर निर्भर है। तो एक तरफ पब्लिक हेल्थ का लक्ष्य है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड की हकीकत। बिल्कुल। तो इस विरोधाभास से कैसे निपटा जा सकता है? इसका एक ही रास्ता है, एक सुनियोजित ट्रांजिशन। सरकार को तंबाकू किसानों को दूसरी मुनाफे वाली फसलों की ओर मोड़ने के लिए इंसेंटिव्स और सपोर्ट देना होगा। हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना होगा ताकि पब्लिक हेल्थ और किसानों की आय दोनों को बचाया जा सके। ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य की बात की, अब बात करते हैं हमारे शहरों के स्वास्थ्य की। अर्बन गवर्नेंस में एक नई पहल शुरू हुई है, स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव। ये क्या है और ये स्वच्छ भारत मिशन से कैसे अलग है? ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का ही एक अगला और ज्यादा स्मार्ट कदम है। इसका कोर कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। क्या है वो? ये कोई टॉप डाउन स्कीम नहीं है जहां केंद्र से निर्देश आते हैं और शहर उन्हें लागू करते हैं, बल्कि यह एक मेंटरशिप बेस्ड प्रोग्राम है। मेंटरशिप बेस्ड? जी, इसे ऐसे समझिए, जैसे क्लास का एक होशियार बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है, उस बच्चे की मदद कर रहा है जो थोड़ा कमजोर है। यहाँ शहर ही एक दूसरे के दोस्त और टीचर है। एग्जैक्टली। मतलब अब शहर भी एक दूसरे की ट्यूशन टीचर बनेंगे। ये तो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो इसमें होता क्या है? इसमें बेहतर मेंटर सिटीज यानी वो शहर जो स्वच्छता रैंकिंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे इंदौर, सूरत। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगभग 200 मेंटी सिटीज के साथ जोड़ा गया है जिन्हें सुधार की जरूरत है।
इसका मकसद है पीयर लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे से सीखना और लागू करना। तो प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर है। एग्जैक्टली। फोकस एरियाज हैं वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन और शहर को साफ रखने की रणनीतियां। मेंटी शहरों के अधिकारी मेंटर शहरों में जाकर देखते हैं कि काम जमीन पर कैसे होता है, कचरे को कैसे प्रोसेस किया जाता है और लोगों को कैसे जागरूक किया जाता है। ये प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड लर्निंग पर आधारित है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, जहां शहर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कोऑपरेटिव और कंपैरेटिव फेडरलिज्म दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है। शहर एक दूसरे से सीखते भी हैं और बेहतर करने के लिए कॉम्पीट भी करते हैं। राइट। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण का फोकस अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर था, जैसे टॉयलेट बनाना, लेकिन अब चुनौती उस मोमेंटम को बनाए रखने की है। हाँ, उसे सस्टेन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये इनिशिएटिव उसी चुनौती का जवाब है। ये स्वच्छता को एक वन टाइम इवेंट की जगह एक सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन प्रैक्टिस बनाने की कोशिश है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए। तो आज की हमारी चर्चा में 4 बहुत अहम तस्वीरें सामने आई। सीआरएस रिपोर्ट ने दिखाया कि डेटा कलेक्शन में हम बेहतर हुए हैं, लेकिन सेक्स रेशियो एट बर्थ की असमानता और शिशु मृत्यु दर जैसी चुनौतियां वो अभी भी बनी हुई हैं। हाँ, और चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट ने शिक्षा और बाल विवाह में सुधार की एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश की। बिल्कुल, तंबाकू नियंत्रण में भारत की कहानी एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है। और अंत में स्वच्छ शहर जोड़ी पहल ने हमें शहरी शासन का एक नया कोलैबोरेटिव मॉडल दिखाया। जी, और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव में पीयर लर्निंग और मेंटरशिप का सिद्धांत कितना प्रभावी हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। जहां एक सफल शहर दूसरे को रास्ता दिखाता है, क्या इसी मॉडल को हम उन गहरी रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने आज की पहली रिपोर्ट में देखी? मतलब राज्यों के बीच भी ऐसी ही जोड़ी बनाई जा सकती है? क्यों नहीं? क्या अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सेक्स रेशियो एट बर्थ इतना अच्छा है, झारखंड जैसे राज्यों को मेंटोर कर सकता है? या केरल, जिसका हेल्थ मॉडल इतना मजबूत है, वो शिशु मृत्यु दर से जूझ रहे किसी राज्य की मदद कर सकता है? एक स्वास्थ्य राज्य जोड़ी या शिक्षा राज्य जोड़ी कार्यक्रम? बिल्कुल, ये कार्यक्रम कैसा दिख सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।